हिमाचल सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य सिंह जी, जिला परिषद की सदस्य चंद्रप्रभा जी, एपीएमसी के चेयरमैन देवानंद वर्मा जी, पूर्व में कुल्लू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर जी, हमारे सतीश वर्मा जी जो कि रामपुर के अध्यक्ष है, हमारी नगर पंचायत रामपुर की अध्यक्षा श्रीमती मुस्कान नेगी जी, किशोरी लाल आनी के पूर्व विधायक, हमारे त्रिलोक बलौनी जी जिला परिषद मेंबर, श्रीमती बिमला शर्मा जी जिला परिषद मेंबर, यशपाल सोनी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टूरिज्म, डीसी शिमला एसडीएम और गिनी चौहान जी, सभी रामपुर के बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने आए दूर दराज के क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से हमारे जो भी अतिथिगण आए, सबका इस मंच से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछले वर्ष जब हमारी सरकार बनी तो हम भी लवी के मेले में आना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं आ नहीं सका और आज मुझे 300 साल पुरानी उस विरासत को देखने का मौका मिला जिसका वर्णन विक्रमादित्य सिंह जी कर रहे थे। तकरीबन 1 महीने बाद हमारी सरकार को बने 2 साल हो चुके होंगे। हमारी सरकार बनी, हमने कई चुनौतियों का सामना किया और हर चुनौती में हिमाचल प्रदेश के देवी देवता और भगवान का आशीर्वाद और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आर्थिक रूप से आज हम मजबूत हुए हैं। वहां जब प्रदेश में भयंकर आपदा आई, 551 लोग हमें छोड़कर चले गए, तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमने उस चुनौती का भी जनता के आशीर्वाद से मुकाबला किया और मुझे खुशी इस बात की है कि 23,000 घर उस आपदा में बह चुके थे। कुछ घर आंशिक रूप से टूट चुके थे, कुछ पूर्णतया नष्ट हो चुके थे। मैं सब जगह गया और कई परिवार तो मुझसे लिपटकर रोते बिगलते ये कह रहे थे, हमने इस घर में अपने जीवन के 35 साल बिताए हैं, हम रात का खाना इकट्ठे बैठकर हमने खाया, सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक पता लगा कि अत्यधिक बारिश आई है। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और हमारे पास पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा। बच्चे कॉलेज जाते थे, स्कूल की किताबें नहीं बची। इन सब परिवारों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का अपने रिसोर्स से आपदा राहत पैकेज घोषित किया। जब आपदा राहत कोशिश घोषित किया, उस समय मेरे पास अधिकारी आए, कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ हम 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। मैंने कहा 1.5 लाख में तो घर नहीं बनता। हमने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया और जिसका घर पूर्णतया नष्ट हो चुका था उस राशि को 7 लाख रुपए कर दिया और प्रत्येक परिवार को बचाने का जिम्मा हमारी सरकार पर था। जिसके घर में आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ
उस घर में 5,000 रुपया मिलता था। उस 5,000 रुपया मिलने के बाद घर की रिपेयर नहीं हो सकती थी। हमने उसको भी 20 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया। जिसकी दुकान बह गई उसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया। क्योंकि मैं आप जैसे परिवारों से आया हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं, गांव की पृष्ठभूमि रही है। मैं जानता हूं हिमाचल की भोली वाली जनता बड़ी मुश्किल से एक घर बना सकती है या दूसरा घर बना सकती है, और जिसका सपनों का घर टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, पानी बहाकर रह जाए, उसके मन पर क्या बीतती है, इस पीड़ा को हमने समझा है। रामपुर में आपदा आई, बागीपुल में आपदा आई। रामपुर की आपदा को भी मैंने अपनी आंखों से देखा। बागीपुल में मैं जा नहीं सका, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री जी वहां गए, मैंने उनकी ड्यूटी लगाई। विक्रमादित्य जी को जिम्मेवारी सौंपी गई कि बागीपुल वाले में जितने जल्दी हो सड़क संपर्क से जोड़ा जाए। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बागीपुल का निरीक्षण खुद विक्रमादित्य सिंह जी ने खुद किया और 15 दिन के भीतर उस पुल को उन्होंने जोड़ा। ये हमारे सरकार की कार्यकुशलता है। सड़कों पर मंत्री खड़े हुए, मुख्यमंत्री जी जब कुल्लू में आपदा आई सड़क पर खड़े रहे रात के 2-2 बजे तक। ये हमारी संवेदनशीलता को दर्शाता है। समेज में घटना हुई, आज मैं समेज और बागीपुल के परिवारों को, जिनके घर पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं और जिनके घर आंशिक रूप से बहे हैं, जिनके पशु तक भी नहीं बचे हैं, हमारी सरकार उनको पिछली सरकार की तरह राहत पैकेज देगी। प्रत्येक परिवार को समेज में जिसका घर पूर्णतः नष्ट हो चुका है, हम 1.5 लाख रुपया नहीं देंगे, उस प्रत्येक परिवार को हम 7 लाख रुपया उसका घर बनाने के लिए देंगे। बागीपुल में हो या पद्दर में मंडी के हो, आज इस आपदा राहत पैकेज की मैं यहां से घोषणा करता हूं। और जिसका क्षतिग्रस्त मकान हो गया हो उसको 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक आपको उसको 5,000 रुपये मिले हैं, उसको भी 1 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। जो मृत हो गए हैं, जो हमको छोड़कर चले गए, अपने परिवार को छोड़कर चले गए, उनका डेथ का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। हमने कहा है उसका डेथ का सर्टिफिकेट 7 साल इंतजार करना पड़ता है। जब डेथ का सर्टिफिकेट बनेगा उसके बाद आपको क्लेम मिलेगा। मैंने इस नियम को भी बदल दिया और कहा आने वाले दिनों में सबको जो समेज और बागीपुल है उनकी डेथ के सर्टिफिकेट भी उनको मिल जाएंगे, और जो सरकार की तरफ से उनकी मृत्यु का क्लेम मिलना है वो भी पूर्ण मिलेगा। ये मुझसे किसी ने मांग नहीं की। एक महिला समेज की आई, मेरा पति खो गया, मुझे कुछ नहीं मिला, घर गया सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिला। मैंने कहा पति खोने का आपको मृत्यु के आपके पति का पैसा मिला? कहते नहीं मिला। मैंने पूछा क्यों नहीं मिला? कहते हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, वो मिसिंग में है, और मिसिंग व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट 7 साल बाद मिलता है। मैंने उस नियम को बदला और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने उस लेडी की आवाज को सुनकर जितने भी समेज बागीपुल जहां भी आपदा के समय देहांत हुआ है सबको तुरंत प्रभाव से डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा और उनके अकाउंट में, उस पत्नी के अकाउंट में पैसे भी आएंगे। यही नहीं, 11 दिसंबर 2024 को हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाकर चले गए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खजाना क्या होता है? हम तो आपके केयर टेकर हैं, 5 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन आपकी संपदा को
लुटा दिया जाए, जो आपके पैसे हैं उसको कैसे रोकना है। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए और एक साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। वो राजस्व उन अनाथ बच्चों को हम उसका फायदा दे रहे हैं, जिन अनाथ बच्चों ने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया। हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जो बच्चे अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें सरकार ही माता, सरकार ही पिता के कानून से नवाजा। उनके पैदा होने से लेकर अगर 1 महीने का पैदा होने वाला बच्चा अपनी माता और पिता को खो देता है, उसका सारा खर्च 27 साल की उम्र तक सरकार उठाएगी। 18 साल तक हम 1000 और 2500 रुपया देते हैं। 18 साल के बाद जब वो बच्चा कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, 27 साल इसलिए उम्र रखी है कि उसकी पीएचडी 27 साल की उम्र में हो जाती है। उसकी पूरी फीस का खर्चा सरकार देगी, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी और 4000 रुपया हर महीने उसके अकाउंट में जाएगी। 2 दिन बाद हमारी कैबिनेट है। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं कि चलो आपको मंदिर दर्शन करवाते हैं, चलो आपको कहीं और घुमा के लाते हैं, हमने कहा साल में एक बार ये सरकार के बच्चे हैं, इनको घूमने की सुविधा बाई ईयर हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और 3 स्टार फैसिलिटीज रहने के लिए सरकार देगी। सर्दी में कौन से कपड़े पहनने उसका खर्चा सरकार देगी, गर्मी में कौन से कपड़े पहनने उसका खर्चा सरकार देगी। और जो हमारे त्योहार होते हैं, दीपावली, जो भी हमारे त्योहार होते हैं, उसमें 500 रुपया हर महीने फेस्टिवल अलाउंस देंगे। वो कैसे संभव हुआ? जिस स्टेट की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, वो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बनकर आज इन बच्चों को उस भ्रष्टाचार से जो हमारे को 2200 करोड़ रुपए आए हुए हैं, इनको बांटने का हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, 23,000 हमारी विधवा बहनों और माताओं के बच्चे हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया कि कोई बहन हमारी अगर विधवा हो जाती है, अचानक उसका पति किसी दुर्घटना में उसको छोड़कर चला जाता है, बेटी डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर कर रही है, नर्सिंग कर रही है, पॉलिटेक्निकल कर रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, फीस के लाले पड़े होते हैं। और हमने उन बच्चों को 23,000 बच्चों को इस वर्ष से उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा जितना मर्जी फीस लग जाए हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और 3,000 रुपया अगर जहां हॉस्टल नहीं है, पीजी का खर्चा भी सरकार देगी। ये मुझसे कोई मांगने नहीं आया कि हमको ये चाहिए, क्योंकि हम आपका दर्द जानते हैं। आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे आए। हमारी संपदा का 50% पैसा कुछ ही वर्गों के पास चला जाता है, 50% हम आप में बांटते हैं। कैसे किया जाए उसका, कैसे ऐसे समावेश बनाया जाए। हमारी सरकार ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है। जिसके पास पशुधन है, जिसके पास खेत है, उसको सरकार उसकी फसल का उचित मूल्य देगी। और हमने गाय का मूल्य, गाय के दूध का प्रति लीटर मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया। भैंस के दूध का मूल्य 45 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए किया। जो गोबर आधारित मक्की पैदा करेगा, 30 रुपए किलो सरकार उससे मक्की खरीदेगी। जो गोबर आधारित गेहूं पैदा करेगा, 40 रुपए किलो उससे सरकार खरीदेगी। ये कैसे पैसा आया? हमने 4 दिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए पे लेट की। हमारी चर्चा पूरे हिंदुस्तान के नेशनल टीवी वाले करने लगे। वेतन नहीं दे सकते, भत्ते नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। हम खुद समृद्धशाली हैं, लेकिन जो जनता का, गरीब आदमी का पैसा, किसान का पैसा चोर दरवाजे से लुटाया जा रहा है, मैं उसको बंद करने के लिए आया हूं।
मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमने 4 दिन पहले एक ही महीने में 2 पे दी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को, 4% डीए भी दिया, एरियर भी दिया। उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते। रोज आरोप पर आरोप लगाते हैं। समाज की भलाई के लिए किसी योजना को लेकर नहीं आया। चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी। आपके ऐसे ऐसे लोगों के बिजली बिल में सब्सिडी दे दी जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं। उनका पानी का बिल दे दी, माफ कर दिया, जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं। हमने कहा हम गरीब आदमी को, आम आदमी को सब्सिडी भी देंगे, लेकिन जो करोड़ों रुपया टैक्स करते देते हैं, बड़े बड़े होटल बनाकर बैठे हैं, 5 स्टार बनाकर बैठे हैं, जिनकी एक दिन की इनकम 10-10 लाख रुपए है, उसको किसी प्रकार के सब्सिडी पर अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें गरीब जनता का अधिकार है, आम जनता का अधिकार है। हम उसको परिवर्तन कर रहे हैं और हम परिवर्तन इसलिए करना चाहते हैं। आज हमारे शिक्षा का स्तर सबसे नीचे का गिरा हुआ है। आप जितने लोग बैठे हैं, हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ये सोचकर भेजते हैं कि मेरा बच्चा वहां स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि वहां क्वालिफाइड टीचर है। साथ में कोई प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, उसमें भी बच्चे भेजते हैं। और हो क्या रहा है, हम अपने बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं और परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर पहुंच गया। ये इस भारतीय जनता पार्टी का कमाल देखिए। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। ये हालात हमारे शिक्षा संस्थानों के होंगे। हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, उसमें शिक्षा का स्तर था, हमें तो डांट मिलता था, बेंच भी 8वीं के बाद मिलते थे। लेकिन मैंने पाया कि अगले वर्ष से सारे गवर्नमेंट स्कूलों में 1ली कक्षा से बेंच भी मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम से हमने पढ़ाई की शुरुआत भी कर दी। अगर हम कहें कि मेरा स्कूल यहां, इसको +2 कर दी जाए, मैं +2 की नोटिफिकेशन कल कर सकता हूं, 8वीं से 10वीं कर सकता हूं। अगर आपके पास टीचर ही नहीं आएंगे तो उस चीज का फायदा क्या? एक एक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन स्कूलों में जब तक टीचरों की भर्ती नहीं करेंगे, अच्छे टीचर आएंगे नहीं, तो हम गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 6 महीने चुनावों से पहले 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन खोल दिए, टीचरों की भर्ती नहीं की, नोटिफिकेशन कर दी, कहा कि +2 होंगे, +2 में 5 बच्चे हैं, पढ़ाने वाला साइंस कोई टीचर ही नहीं है। हमने कहा हम शिक्षा के स्तर को मजबूत करेंगे। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर रहे हैं, कॉलेज में हम टीचरों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, और तकरीबन 2 साल की सरकार में 6,000 टीचरों की हमने स्वीकृति दी है, जिसमें से 3,000 टीचर बैच वाइज लग गए हैं। क्यों? हेल्थ में क्या हाल है? डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। कोई पेशेंट आता है, बाबा घर वाले सोचते हैं फटाफट हॉस्पिटल एडमिट करवाइए, हॉस्पिटल में एक बेड में दूसरे में लटा दिया जाता है। दूसरे में लटाने के बाद क्या होता है, डॉक्टर आता है, यहां से 2 दिन बाद बोलता है कि इसको शिमला रेफर कर दिया जाए, शिमला वाला बोलता है चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाए। रेफरल हॉस्पिटल बना दिए हैं, ये है। क्यों? क्योंकि इस दिशा में सोचा नहीं गया। हमारी सरकार इस दिशा में भी सोच रही है। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, हम 4 साल बाद भी दे सकते थे। हम चाहते तो 4 साल बाद उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देते। क्यों दी 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को? इसलिए दी कि हम भी एक कर्मचारी के बेटे हैं। आज भी मेरी माता स्वाभिमान से, जो मेरे पिताजी की फैमिली पेंशन लगी है, खुश होकर मुझे 500 रुपए का नोट देती है। हमने कहा हम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे रहे हैं, हम उनका भविष्य बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। इकट्ठा पैसा दे सकते थे हम,
क्यों 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से इसलिए नवाजा कि बुढ़ापे की अंतिम सांस तक हिमाचल प्रदेश सरकार उसका ख्याल रखेगी। इकट्ठा पैसा तो बच्चों के मुंह में खर्च कर सकता था कि ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, और बाद में बुढ़ापे में उनके पास कुछ ना रहे। ये हमारा दायित्व था। आज हम 1500 रुपए अपनी बहनों को देना शुरू किया है। सभी बहनों को मिलेगा, 18 साल से ऊपर का मिल भी रहा है, सभी बहनों को मिलेगा। लेकिन उसमें अभी हम जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। 1500 हमने देना शुरू कर दिया है। हम रोजगारों को रोजगार देने की दिशा में नीति में गत परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था चली है कि रूटीन की सरकारें चलती रहे। हम उस व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा, मैं सत्ता में, हम लोग सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, ताम झाम हो, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। ऐसी व्यवस्था जहां गरीब आदमी का सम्मान किया जाए, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, समाज के कोई भी ऐसा वर्ग है, चाहे अनाथ है, चाहे विधवा है, चाहे दिव्यांग है, उसको इस समता का अधिकार मिलना चाहिए जो कई वर्षों से उनसे छीना जा रहा था। हम उस संपदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोला नूरी सुन्नी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हमने कहा हमारा अधिकार है, आप हमें ये प्रोजेक्ट में हमें 12%, 18% और 30% रॉयल्टी दीजिए, वरना ये प्रोजेक्ट हम टेक ओवर कर देंगे। 15 जनवरी तक हमने उन्हें डेडलाइन दी है कि 15 जनवरी तक आप हमारे इन कार्यों को पूरा करके बताइए, वरना हम इनको टेक ओवर कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट आने के पास आपके पास समृद्धशाली और दिशा में आगे बढ़ने की तरफ किसानों को मदद मिलेगी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, हमने कहा कि 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब है कि 70 लाख की जनसंख्या जो हिमाचल प्रदेश की है, वो नौकरी करता नहीं करता, उसकी जेब में पैसा जाना चाहिए। और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। आज मनरेगा की दिहाड़ी हमने 60 रुपए क्यों बढ़ाई, 240 से बढ़ाकर 300 रुपया की? क्योंकि वो आपका पैसा है, आप में बांटना चाहिए। हम बांट रहे हैं और आने वाले बजट में और योजनाएं लेकर आएंगे। और 31 मार्च 2026 तक हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित हो। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को पानी की तरह बहा है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को जो बहता हुआ हमारा पानी है, जो सोना है, उसको हम अपने लेवल पर बिजली के प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति जब होती है तो कोई बड़ी से बड़ी चुनौती भी आ जाए, किसी प्रकार की भी चुनौती आ जाए, उस चुनौती का सामना करने की कृत संकल्प हमारी सरकार है। हम किसी से घबराते नहीं है। जो भी चुनौती हमारे सामने आएगी, हम उस चुनौती को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ेंगे, और हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए जो संपदा है उसका सही बंटवारा करने का अधिकार हिमाचल की जनता ने 5 साल के लिए हमें दिया है। 5 साल आपके पास रहेंगे, 5 साल तक, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने मुझे कुछ यहाँ ट्रैफिक की समस्या के बारे में बताया है, कि पार्किंग की समस्या के बारे में बताया है, वो जो भी समस्या के बारे में आप बताया है, उस समस्या का हम पूरा निराकरण करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और नवी के इस शुभ अवसर पर सभी रामपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस माता के नारे के साथ, जय भीमा काली मां। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।